Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindart once again with a chapter from 8th class Social and Political Life book, and the name of the chapter is Understanding Secularism. So beta, this is the third video lecture for this chapter. In our previous video lecture we discussed how the Indian state prevents the domination of one religious community over the society, or you can say about the strategies adopted by the Indian state to be a secular. So now in this video lecture we will compare the Indian secularism with the अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. हम अपने कंट्री के सेकुलरिज्म को वर्ल्ड के जो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कंपेयर करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. इन व्हाट वे इज़ द इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़. अब देखिए, जब हम दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली वी आर गोइंग टू कंपेयर इंडियन सेकुलरिज्म विद द वेस्टर्न कंट्रीज़, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हम यूएस के साथ में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में अपने सेकुलरिज्म को कंपेयर करेंगे. सो जस्ट रिकॉल, याद कीजिए जो आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए थे दैट द सेकुलर स्टेट हैज़ टू फॉलो. तो कोई भी सेकुलर स्टेट हो उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो एक्सेप्ट करती है. मीन्स ये ऑब्जेक्टिव्स ग्लोबली एक्सेप्ट किए जाते हैं. लाइक वन रिलीजन डज नॉट डोमिनेट द अदर, कि एक रिलीजन दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा. देयर विल बी नो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो दीज आर ग्लोबली एक्सेप्टेड. हर कंट्री, कोई भी सेकुलर कंट्री है वहाँ ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं. बट उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जाती हैं, जिन वेज़ को अपनाया जाता है, वो डिफरेंट हो सकते हैं. और यही डिफरेंस यहाँ पे हमें अमेरिकन सेकुलरिज्म में और इंडियन सेकुलरिज्म में जो है वो देखने को मिलता है. सो लेट्स बिगिन. नाउ यू विल सी अमेरिका इज़ अ सेकुलर कंट्री. अमेरिका जो है वो एक सेकुलर कंट्री है. अमेरिका का भी अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. मतलब कि इंडिया का भी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि क्रिश्चियनिटी उनका ऑफिशियल रिलीजन होगा. सो इफ़ वी कंपेयर, अगर हम कंपेयर करते हैं तो दिस इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड अमेरिकन सेकुलरिज्म. तो ये हमें सिमिलैरिटी जो है वो देखने को मिलती है इंडिया के सेकुलरिज्म में और अमेरिका के सेकुलरिज्म में. नाउ व्हेन द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, जब फर्स्ट अमेंडमेंट की गई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, इट प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज respecting an establishment of religion or that prohibits the free exercise of religion. तो देखो क्या हुआ था. जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें जो पहला अमेंडमेंट किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट जो वहाँ पे किया गया, तो उसमें ये क्लियरली लिखा गया क्या, कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है उसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, तो उसको क्लियरली मना कर दिया गया लेजिस्लेचर को कि वहाँ पे कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि ये बताए कि अमेरिका का रिलीजन क्या होगा, या कोई भी ऐसा कानून भी नहीं बनेगा जो लोगों को ये बताए कि उन्हें कौन से धर्म को, कौन से रिलीजन को फॉलो करना है और किस तरीके से या किसको नहीं फॉलो करना है. तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ना हमने, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन. एस्टैब्लिशमेंट मीन्स, एस्टैब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एज द ऑफिशियल रिलीजन, एनी ऑफ द रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, और ना ही वो किसी रिलीजन को प्रेफरेंस देगा. सो इन दिस वे दिस इज़ द सिमिलैरिटी. ये सेम देखने को मिल रहा है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ नहीं पास कर सकता कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया जा सके. एंड सेम इज़ डन इन द अमेरिका. अमेरिका में भी सेम यही पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है. तो अब यहाँ पे तो ये तो सिमिलैरिटीज़ हो गई ना. अब डिससिमिलैरिटी क्या है? व्हाट इज़ द डिससिमिलैरिटी?
सो इन यूएसए ये जो सेपरेशन है बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, दिस मीन्स दैट नाइदर द स्टेट एंड नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। ना तो रिलीजन स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर करता है, ना जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर्स में जो है वो इंटरफेयर करती है। सो इन दिस वे जो ये सेपरेशन है वहाँ पे, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन जो है वो देखने को मिलता है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन का क्या मतलब है? मीन्स कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका में स्टेट जो है वो रिलीजियस मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। एक आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। अमेरिका में जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे उनको एक प्लेज लेनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द प्लेज ऑफ एलिजेंस। लाइक इंडिया में भी स्कूल में बच्चे रोज़ मॉर्निंग असेंबली में एक प्लेज लेते हैं, तो वहाँ पे भी एक प्लेज ली जाती है, प्लेज ऑफ एलिजेंस। नाउ इस प्लेज में एक वर्ड इंक्लूड होता है, वर्ड कहेंगे उसको या फ्रेज बोलिए, अंडर गॉड। नाउ दैट इज़ द की पॉइंट। वहाँ पे ये जो एक टर्म यूज़ की जाती है अंडर गॉड, कि वो इस तरीके से यूज़ की जाती है डेट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन एनी रिलीजन। वो किसी धर्म में कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर रहे हैं। कोई भी धर्म के बच्चे हों वो अंडर गॉड वर्ड बोल सकते हैं। गॉड मीन्स गॉड, कोई भी किसी भी धर्म के बच्चे यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल देयर हैव बीन मैनी लीगल चैलेंजेस ऑब्जेक्टिंग टू द फ्रेज अंडर गॉड, कि ऐसे उस टर्म को लीगल चैलेंजेस फेस करने पड़े कि ये अंडर गॉड जो है वर्ड यूज़ करना प्लेज में, इट इज़ वायलेटिंग द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कि इससे जो यूएसए एक सेकुलर कंट्री है, इस प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। कैसे वायलेशन हो रहा है? उन्होंने क्या जो आर्ग्यूमेंट दिया, दे गेव द आर्ग्यूमेंट कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अथीस्ट भी तो होते हैं, नास्तिक भी तो होते हैं, जो किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करते। सो हाउ कुड द स्टेट फोर्स देम टू से अंडर गॉड? तो स्टेट उन्हें अंडर गॉड कहने के लिए कैसे फोर्स कर सकती है? तो फिर उन्होंने वहाँ पे क्या किया, क्या चेंजेस किए, डेट नाउ द चिल्ड्रन आर फ्री, कि अगर वो प्लेज लेते टाइम वर्ड अंडर गॉड बोलना चाहते हैं तो वो बोलेंगे, इफ़ दे डोंट वांट टू से अंडर गॉड वो नहीं बोलेंगे। सो वन कुड डू वट एवर ही वॉन्ट्स इन द अमेरिका। अमेरिका में कैसे भी करके जो है वो अपने धर्म को मान सकते हैं। तो देयर इज़ द स्ट्रिक्ट सेपरेशन। बट अगर आप इंडिया में देखें तो इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन द रिलीजियस अफेयर्स। स्टेट जो है, आपने पीछे हमने एग्जाम्पल दिया था आपको अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल, कि कैसे हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस में गवर्नमेंट जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए इंटरवेन करती है, उसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, it does maintain a principal distance. नाउ इंडिया में जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल सेपरेशन है। और फ्लेक्सिबल सेपरेशन कैसे है कि स्टेट जो है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है रिलीजन के साथ में। यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस? प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब है कि जो स्टेट और रिलीजन के बीच में डिस्टेंस बनाया गया है, दूरी बनाई गई है, वो डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करेगी। अगर उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं, कौन से आइडियल्स, लाइक लिबर्टी है, इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है, उनको ले आउट करना है, उनको मेंटेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकती है। मीन्स उसको लगता है कि कौन से वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इन प्रिंसिपल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, तो अगर वहाँ ज़रूरत है तो इंटरवेंशन होगी, अदरवाइज देयर विल बी अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंस, अदरवाइज डिस्टेंस की जो स्ट्रैटेजी है वो अडॉप्ट की जाएगी। So in this way Indian secularism is different from the American secularism a little bit, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स होते हैं ना, जिनको फॉलो करने के लिए जो है स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जाती हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड्स। ये ही आइडियल्स एक स्टैंडर्ड का काम करते हैं
जो कि ये जज करते हैं that whether the state is behaving in a secular manner or not according to the secular principles, कि state जो है वो secular way में run हो रही है या फिर नहीं हो रही है. सो दिस वॉज द डिफरेंस. नाउ एक और वेस्टर्न कंट्री की ही हम बात करेंगे. नाउ वी विल कम टू द फ्रांस. फ्रांस में भी एक ऐसा इवेंट हुआ. एक्चुअली द फ्रांस इज़ ऑल्सो अ सेकुलर कंट्री. फ्रांस भी में भी सेकुलरिज्म प्रैक्टिस होता है, बट वहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ. नाउ व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? इन February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols such as the Islamic headscarf, the Jewish skull cap, or large Christian crosses. अब 2004 में फ्रांस में एक लॉ पास किया गया, और उस लॉ के अकॉर्डिंग जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उन्हें मना कर दिया गया कि अब आप स्कूल में कोई भी ऐसा जो रिलीजियस सिंबल है या कोई भी ऐसी कॉस्ट्यूम जो है जो आप रिलीजन को डिस्प्ले करती हो वो पहन के नहीं आ सकते. लाइक जो इस्लाम को फॉलो करते थे बच्चे, इस्लामिक बच्चे थे, उनको मना कर दिया गया डेट दे कांट वियर द हेड स्कार्फ्स. और जो बच्चे क्रिश्चियन क्रॉस पहन के आते थे उनको मना कर दिया गया. मीन्स हर एक रिलीजन को इक्वली उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं पहन के आएंगे जिससे कि आपके रिलीजन का पता चलता हो. So this law was encountered a lot of resistance from immigrants. अब वहाँ पे क्या था, इमिग्रेंट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं फ्रांस में जो बाहर से आके बसे हुए लोग थे. कहाँ से आए थे ये लोग? देवर फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनीज़. फ्रेंच जो कॉलोनीज़ होती हैं, लाइक अल्जीरिया के थे बहुत सारे ट्यूनीशिया के थे, देन मोरक्को से आए हुए लोग थे. और इन लोगों को 1960s में फ्रांस लाया गया था. 1960s में एक्चुअली बहुत ज़्यादा शॉर्टेज फील हो रही थी वर्कर्स की फ्रांस में. तो इस वजह से फ्रांस ने जो फॉरेनर्स थे, अपनी कॉलोनीज़ के जो लोग थे, उनको वीज़ा ऑफ़र किए थे टू गिव देम वर्क इन द फ्रांस. उनको फ्रांस में काम देने के लिए, लेबर की तरह काम लेने के लिए उनसे. अब ये लोग जो थे तब से आके फ्रांस में जो थे वो सेटल हो गए थे. नाउ व्हेन देयर डॉटर्स गो टू स्कूल, जब वो वहाँ के स्कूल्स में जाती थी तो दे यूज टू वियर द हेड स्कार्फ्स. वो हेड स्कार्फ पहना करती थी. अब लेकिन 2004 में जो लॉ पास हुआ उसकी वजह से उनके लिए स्कूल अटेंड करना बहुत मुश्किल हो गया. सो मैनी ऑफ द चिल्ड्रन वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल्स फॉर वेयरिंग द हेड स्कार्फ्स. बहुत सारे बच्चों को स्कूल से छोड़ना पड़ा क्योंकि वो हेड स्कार्फ पहनना चाहते थे, वो अपने रिलीजन को नहीं छोड़ सकते थे. सो व्हाट वाज दिस? तो फ्रांस जो है इट वाज नॉट अलाउइंग देम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन. अपने धर्म की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करने की परमिशन वहाँ पे नहीं मिल रही थी. एंड दैट वाज नॉट गुड थिंग फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री ऑल्सो. कंट्री के इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी वो चीज़ अच्छी नहीं थी कि लोग जो थे जो कि बाहर से आके भी बस गए थे. बिकॉज ईच एंड एवरी कंट्री इज़ नाउ अ मल्टी रिलीजियस कंट्री. हर धर्म में अलग अलग, हर कंट्री में अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं वो रहते हैं. और अगर कोई भी कंट्री अगर ये सोचे कि वो अपने आप में अकेला सर्वाइव कर सकता है तो पॉसिबल नहीं है. तो डैट इज़ वाई कि एक म्यूचुअल, एक अंडरस्टैंडिंग सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में मेंटेन करके रखना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि फ्रांस में उस समय नहीं हो रहा था. सो दैट वाज नॉट अ पॉजिटिव वे. वो एक पॉजिटिव तरीका नहीं था टू क्रिएट द डोमिनेशन ओवर द रिलीजियस ग्रुप्स, कि रिलीजियस ग्रुप्स के ऊपर डोमिनेशन क्रिएट किया जाए. सो लेट्स कम बैक टू इंडिया नाउ. अब हम वापस इंडिया की तरफ आते हैं. लाइक एज प्रीवियसली टोल्ड यू डेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म वर्ड है वो पहले इंसर्ट नहीं था, बट इट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 में उसको इंसर्ट किया गया. But you have to bear in mind that secularism is not a exotic concept planted in India from the West. बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो सेकुलरिज्म का आइडिया है ये हमने वेस्ट कंट्रीज़ से अडॉप्ट किया है, बट ऐसा नहीं है. ये कहीं बाहर से आया हुआ आइडिया नहीं है. इवन इट ग्रू आउट ऑफ द
पास्ट हिस्ट्री ऑफ कंट्री। हमारे कंट्री की अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स कंट्री में नज़र आएंगी एट द वाइड, कि जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा कंट्री तो शुरू से ही जो है वो सेकुलर कंट्री जो है वो रहा है। सो लेट्स नो मोर अबाउट द सेकुलरिज्म इन इंडिया। थोड़ा सा पास्ट में अगर आप चलते हैं तो आपने बहुत सारी सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट्स जो कि मेडिवल पीरियड में हुई थी, दे गेव अ ट्रमेंडस इम्पेटस टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ क्लोजर। अलग अलग कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के क्लोज लाने का उन्होंने काम किया था। इवन एनिशियंट टाइम की भी बात करें तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपके सामने जो है वो सेट कर सकते हैं। लाइक आपने खजुराहो के हिंदू टेम्पल्स के बारे में सुना होगा। इन इंडिया ये जो खजुराहो टेम्पल्स हैं इनकॉर्पोरेट्स अ हिंदू स्पायर, अ जैन कुपोला, अ बुद्धिस्ट स्तूपा एंड द मुस्लिम स्टाइल डॉम इन प्लेस ऑफ द यूजुअल शिखर। नाउ बेटा देखो, मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है आपने उसका स्ट्रक्चर देखा होगा, थोड़ा डिफरेंट होता है ना। लेकिन ये खजुराहो के टेम्पल आज से कितने सालों पहले बने थे और इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे वो जो यूजुअल शिखर होता है वो नहीं देखने को मिलेगा। उसमें थोड़ा बहुत आपको हिंदू जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो भी देखने को मिलेगा, जैनिज़्म का पुट मिलेगा थोड़ा सा। इवन मुस्लिम स्टाइल की जो डॉम होती है वो आपको शिखर में देखने को मिलेगी। मीन्स हर टाइप की आर्किटेक्चरल, देयर इज़ अ फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स इन दिस टेम्पल। यहाँ इस टेम्पल के बनने में अलग अलग कल्चर्स का जो फ्यूजन है, मिक्सचर है, वो आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें खजुराहो की के बाद एलोरा केव्स की, तो एलोरा केव्स जो हैं दीज आर द वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनको डिक्लेयर किया गया, महाराष्ट्र में है ये केव्स। एंड इफ़ यू सी दिस केव्स 35 केव्स हैं, 5th to 10th सेंचुरी के बीच में कभी बनी थी ये। और इनमें से जो 12 केव्स हैं दे आर द बुद्धिस्ट केव्स, 17 जो हैं वो हिंदू केव्स हैं एंड 5 ऑफ देम आर द जैन केव्स। तो व्हाट डज दिस सजेस्ट? इट सजेस्ट द रिलीजियस को एग्जिस्टेंस एंड सेकुलर सेंटिमेंट्स फॉर डाइवर्सिटी प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द प्री इस्लामिक टाइम्स। इस्लाम के आने से पहले से भी इंडिया में जो है जो इस तरह के सेकुलर सेंटिमेंट्स थे, सेकुलर आइडियाज़ थे, वो पॉपुलर थे। एंड अगर थोड़ा और इस बारे में बात करें तो ये बेटा 12th रॉक एडिक्ट है, अशोका द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा। नाउ जो अशोक थे ग्रेट, ही प्रीच द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस द रिलीजियस टॉलरेंस। उन्होंने ना सिर्फ रिलीजियस टॉलरेंस का मैसेज दिया बल्कि वो खुद भी उसको प्रैक्टिस किया करते थे। तो ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट एम्परर टू अनाउंस इन द 3rd century BC दैट द स्टेट वुड नॉट प्रोसिक्यूट एनी रिलीजियस सेक्ट, कि किसी धर्म को स्टेट में जो है वो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी धर्म के लोगों को प्रोसिक्यूट जो है वो नहीं किया जाएगा। और ये जो उनका रॉक एडिक्ट है इसने क्लियरली मेंशन किया गया दैट उनकी स्टेट में सारे के सारे रिलीजियस जो सेक्ट्स हैं उनको टॉलरेट किया जाएगा एंड ऑल्सो टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ द ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टॉलरेंस। तो ये शो करता है कि कैसे उस पीरियड में 3rd BC में भी सारे रिलीजन्स को इक्वल माना जाता था। एंड देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स, जितने हम आपको एग्जाम्पल दें वो कम साबित होंगे। देन मुगल एम्परर अकबर मेडिवल पीरियड में अगर आ जाएं तो ही ऑल्सो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी वो फॉलो करते थे। ही प्रोपगेटेड द दीने इलाही, एक नया धर्म शुरू किया था, दीने इलाही, डिवाइन फेथ जिसको बोला जाता था, जिसमें सारे ही धर्मों की जो अच्छी बातें थी उनको शामिल किया गया था, उनको मिक्सचर था वो सब कुछ। एंड जो उनकी पॉलिसी थी अकबर की उसको सुलह कुल बोलते हैं, पीस एंड हार्मनी अमंग द रिलीजन्स। एंड सारे ही रिलीजन में रिलीजियस एक टॉलरेंस का मैसेज जो है वो उस पीरियड में अकबर ने अपनी इस सुलह कुल पॉलिसी के थ्रू जो है वो दिया था। एंड देन इफ़ वी टॉक व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड फर्स्ट टाइम, जो मोतीलाल नेहरू थे 1928 में,
उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोविज़न रखा था सेकुलरिज्म को लेके 1928 में, जब पहली बार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की बात शुरू की गई थी। और बहुत सारे मॉडर्न पीरियड में भी आपको एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिलेंगे। सो वी कांट से कि सेकुलरिज्म जो है वो वेस्ट का लिया हुआ आइडिया है। शुरू से ही लेके और अब तक सारी ही सोसाइटीज़ जो हैं उनमें, बिकॉज दे आर द मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज़ एंड पीपल फॉलो द डिफरेंट रिलीजन्स एंड स्टिल दे लिव टुगेदर, वो मिल के रहते हैं। दो देयर आर सम ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं अलग अलग ग्रुप्स में जहाँ थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिलते हैं, बट still the secularism is the best principle to be follow to maintain the harmony in the society। सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, पीस मेंटेन करने के लिए, कि हर जगह सेकुलरिज्म के आइडिया को फॉलो किया जाए। सो आई होप द होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सेकुलरिज्म इज क्लियर टू यू। We will be soon back with some new concepts and new video lecture. Until then, goodbye. See you again.